नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग सीडीपी का प्रैक्टिस नंबर 14 देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँचे तथा मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। वह बहुत ही तुका मिजाज होता है। वह अजीब व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। तो प्रतिभावान शिक्षार्थी की विशेषता पूछ रहा है आपसे, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। विकल्प एक। इन विकल्पों में से सबसे अच्छा विकल्प, सबसे सही विकल्प एक ही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ड्रिल के और अभ्यास के द्वारा, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता का प्रोत्साहन देकर, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? प्रत्यक्ष अनुभव दे रही है। किस विकल्प में? विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, जैसे उनके जीवन में हो रही है क्रियाएं, अगर उन क्रियाओं को से हम जोड़ के किसी विषय वस्तु को पढ़ाएंगे तो उनके समझ में ज्यादा आएगा। तो विकल्प 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता हैं, बच्चे समस्या समाधान करता हैं, बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता हैं, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो इन चारों विकल्पों में से कौन कौन सा विकल्प सही है? इनमें सब सही है, क्योंकि बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता हैं। जब छोटा बच्चा स्कूल आता है तो कोई सुव्यवस्थित जानकारी लेके नहीं आता है। बच्चे थोड़ी दिन स्कूल में रहने के बाद स्वयं समस्या का समाधान करने लगते हैं, तो बच्चे समस्या समाधान करता भी हैं। वैज्ञानिक और शोधकर्ता बच्चे हैं। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। ये भी सही है। तो विकल्प 2, ए बी सी डी चारों विकल्प सही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास के प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। नए प्रत्ययों में किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि जिस विकल्प में बच्चे की बात की जाएगी, बच्चे को स्वतंत्रता दी जाएगी, बच्चे से स्वयं करके सीखने पर बल दिया जाएगा, वो विकल्प 100% सही हो जाएगा। फिर आपको और विकल्पों की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें कौन से विकल्प में दे रहा है? दूसरे में। तो विकल्प 2। और दंड आदि किसी विकल्प में मिल जाए तो वो 100% गलत होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीख सकेंगे जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। तीसरा विकल्प है जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे रहने की अपेक्षा करता है, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे अच्छा वातावरण विद्यालय का कौन सा हो सकता है जहां बच्चा अच्छी तरीके से सीख सके? इन विकल्पों में से जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे एक महत्वपूर्ण कारक हैं। ठीक है, विकल्प 4।
कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसे क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। मतलब आंतरिक प्रेरणा, शिक्षिका को आंतरिक प्रेरणा देना है अपने छात्रों को, तो क्या करे वो? तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते? देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी, इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। मैं सीखने में विद्यार्थी की आंतरिक प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य करता है। चौथा विकल्प है, चलो इसे करने से पहले समाप्त कर लो। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तीसरा, जिसमें आंतरिक प्रेरणा की बात की गई है। विकल्प 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? प्रतियोगात्मक परीक्षा से, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उसमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, साफ दिखाई पड़ने वाला इनाम देकर जैसे टॉफी, उनमें चिंता और डर पैदा करके। तो कैसे उत्प्रेरित किया जा सकता है? डर पैदा करके। चौथा विकल्प तो एकदम गलत हो जाएगा। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित कैसे? हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती है, उसकी क्षमता के अनुसार आप व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करेंगे। और जब किसी व्यक्ति का जो लक्ष्य होता है, लक्ष्य की प्राप्ति पर व्यक्ति को आंतरिक प्रेरणा स्वयं उत्पन्न होती है, उसे स्वयं मिलती है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करने में। विकल्प 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा, रटकर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने, दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें, ऐसा काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में अच्छे अंक पा सकें, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सीखने के लिए ऐसी उत्प्रेरित कक्षा बनानी चाहिए जिसमें बच्चा सीखने के लिए स्वयं जिज्ञासु बने और स्वयं उत्प्रेरित हो और सीखना पसंद करने लगे। तो विकल्प 4। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? शारीरिक दंड, व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम, प्रतियोगात्मक कक्षा, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम। हर व्यक्ति का उसकी अपेक्षा या क्षमता के अनुसार अधिगम, समावेशी शिक्षा की बात कर रहा है। विकल्प 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विकास का सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास किस ओर आगे बढ़ता है? भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर। तो पदाभिमुख किससे बढ़ता है? सिर से पैर की ओर विकास होता है। ठीक है, इसको सिर से पैर की ओर होता है जिस विकास। विकल्प 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? मध्य बचपन का समय, वयस्कावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म पूर्व का समय। तो भाषा विकास की सबसे उचित अवस्था कौन सी है? प्रारंभिक बचपन का समय। ठीक है, छोटा बच्चा जिस माहौल में भाषा के पैदा हुआ है उस भाषा को सीखने में उसको आसानी होगी, लेकिन अगर उसको वहीं सुव्यवस्थित कर दिया जाए, सुसंगठित कर दिया जाए उस भाषा को, तो वो बहुत अच्छी तरीके से अपनी मातृभाषा को सीखेगा। तो सबसे अच्छा समय कौन सा हो जाएगा? प्रारंभिक बचपन का समय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं। सप्ताहांत मतलब सप्ताह के अंत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी: वृद्धि और विकास, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता, अनुवांशिकता और पर्यावरण। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? अनुवांशिकता एवं पर्यावरण। ठीक है, क्योंकि उसके माता पिता भी खिलाड़ी हैं, तो ये अनुवांशिकता हो गई और उसको वैसा पर्यावरण भी तो दिया जा रहा है, उसको डेली प्रैक्टिस के लिए भेज रहे हैं, तो ये पर्यावरण हो गया। तो विकल्प अनुवांशिकता और पर्यावरण। निम्नलिखित में से
कौन सा सामाजिकरण के गौड़ वाहक हो सकते हैं? एक मुख्य होता है, एक गौड़। तो मुख्य के बारे में ना पूछकर गौड़ से आपके पूछ रहा है। तो विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और पास पड़ोस। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विद्यालय और पास पड़ोस, विकल्प 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूपों का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन, संतुलन। तो वाइगोत्स्की जी के अनुसार पूछ रहा है, तो वाइगोत्स्की जी के अनुसार कौन सा हो जाएगा? भाई इनका सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत है, तो किसमें क्रिया होगी? समाज में अन्योन्य क्रिया होगी, तो विकल्प 1। किसी बच्चे को दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? ठीक है, अब विषय वस्तु आपको क्या दी जा रही है? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। सामाजिक संकुचन अनुकूलन, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, दूसरा विकल्प है। तीसरा विकल्प है कानून और व्यवस्था अनुकूलन। चौथा विकल्प है दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। तो भाई माता पिता गर्व कर रहे हैं ईमानदारी पे, तो कौन सा ये हो जाएगा? अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनुकूलन। ठीक है, विकल्प 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार पूछ रहा है? जीन पियाजे जी के अनुसार। तो जीन पियाजे जी के अनुसार कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। ठीक है, अगर ये वर्ड सक्रिय शब्द कहीं भी जुड़ गया, हर मनोवैज्ञानिक ने सक्रियता पर बल दिया है, करके सीखने पर सभी मनोवैज्ञानिकों ने बल दिया है। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा यानी प्रारूप निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है समावेशन और अनुकूलन के रूप में, साम्यीकरण और संशोधन के रूप में, समावेशन और समायोजन के रूप में, समायोजन और अनुकूलन के रूप में। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? समावेशन और समायोजन के रूप में, विकल्प 3। ठीक है, पियाजे जी के अनुसार पूछ रहा था, तो विकल्प 3 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो नियामक है, समावेशन और हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है, खोज को प्रोत्साहन देता है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? प्रगतिशील शिक्षा में खोज को बढ़ावा देता है। ठीक है, विकल्प 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि बुद्धि केवल बुद्धिलब्धि परीक्षा से ही निर्धारित की जा सकती है। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। हर बच्चे को प्रत्येक 8 विषय भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हों। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि की एक रूपरेखा का तरह ग्रहण करे। जैसे शिक्षा एक ऐसा माहौल है जिसमें हर व्यक्ति की बुद्धिलब्धि अलग अलग होती है, IQ पावर अलग अलग होती है, हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती है। तो हमें सबका समावेशन लेके चलना, हमें सिखाना सबको है। तो अलग अलग विधियों का जब प्रयोग करेंगे तो लगभग हर बच्चा सीखने में कठिनाई महसूस नहीं करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिंग है शारीरिक संरचना, सहज गुण, सामाजिक संरचना, जैविक सत्ता। तो ये लड़का और लड़कियों में भेद विभेद जो है ये किसके अंतर्गत आएगा? शारीरिक संरचना, सहज गुण, सामाजिक संरचना, जैविक सत्ता। तो ये किस पे आएगा? सामाजिक संरचना।
न कोई काम लड़का कर सकता है, न कोई काम लड़की कर सकती है। किसी में भेद विभेद नहीं करना चाहिए, सबकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं करने की। और आज के समय में जहां महिलाएं इतनी आगे बढ़ गई हैं, वहां इसको तो 100% सिर्फ सामाजिक संरचना ही मानना चाहिए। विकल्प 3, सामाजिक संरचना। लिंग क्या है? एक सामाजिक संरचना है। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाला शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? मानकीकृत प्रशिक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, विषय वस्तु परक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न, सहयोगी प्रोजेक्ट। तो किसको आप मान्यता देंगे? सहयोगी प्रोजेक्ट को, जिसमें कई बच्चों का सहयोग होगा या वयस्कों का सहयोग होगा, तब वो प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो एक दूसरे की सहपरक से वो लोग अच्छी तरीके से सीख सकेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपनी कक्षा की वैयक्तिक विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करे, बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करे, शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बच्चों से बातचीत करे और उनके भी दृष्टिकोण को स्थान दे, महत्व दे, जिससे बच्चों में हीनता ना आए। विकल्प 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। तो आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक लिया जाए कि शिक्षार्थियों में कहां कमी रह गई, और अगर शिक्षार्थी में कमी है सीखने में, तो शिक्षक में जाहिर सी बात है अपने आप कमी है। अगर आपकी क्लास में एक भी बच्चा फेल हो जाता है तो बच्चे की गलती न मानकर सीधा सीधा दोषारोपण किस पे होगा? आप पे होगा, क्योंकि आप में कमी थी तब बच्चा फेल हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है अधिनायकीय, अनुमतिपरक, सुविधादाता, सत्तावादी। तो जो ये बाल केंद्रित शिक्षा है, इसमें मुख्य बिंदु कौन है? शिक्षार्थी है। तो अध्यापक क्या करेगा? मुख्य बिंदु को सुविधा प्रदान करेगा, यानी शिक्षार्थी को सुविधा करेगा। तो अध्यापक की भूमिका क्या है? सुविधादाता की। विकल्प 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम का एकमात्र निर्धारक होती है के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती है, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। अधिगम जो है, ये कह रहा है अधिगम का एकमात्र निर्धारक होती है, अधिगम के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती है, अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। तो अनुसंधान के बारे में पूछ रहा है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में विद्यार्थी शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। विकल्प 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना जिनमें अक्षमता ना हो, उन बच्चों के लिए हानिकारक है, विद्यालय पर भार बढ़ा देगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, एक काल्पनिक लक्ष्य है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विशेष आवश्यकता वाले यानी विशेष बच्चों की बात कर रहा है। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ठीक है, क्योंकि उन पे आपको ज्यादा ध्यान देना तो पड़ेगा ही। विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्ति कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है सही है, क्योंकि बच्चे अपनी साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। सही है, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। गलत है, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। गलत है, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग थलग महसूस कर सकते हैं। तो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा
को आप किस दृष्टिकोण से देखेंगे? सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं, अपने समवयस्कों से वो ज्यादा से ज्यादा सीखते हैं, एक दूसरे के सहयोग से। बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। सुनने में असमर्थ बच्चा केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे अपना स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। तो 30 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? भाई भेजा जाना चाहिए उसको श्रवण असमर्थता वाले बच्चों में, लेकिन आप मना नहीं कर सकते। अगर आपके विद्यालय में कोई दिव्यांग बच्चा आ रहा है तो उसको आप उसके एडमिशन को मना नहीं कर सकते, आपकी जिम्मेदारी है कि उसको सिखाने की। तो सबसे उचित विकल्प कौन सा है? इसमें नहीं दिया तो ये तो गलत हो जाएगा। सबसे उचित विकल्प है नियमित विद्यालय में वह बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। जो सुविधा साधन उसे विशेष विद्यालय में उपलब्ध कराया जाता है, अगर वो सुविधा साधन उसको एक सामान्य विद्यालय में उपलब्ध कराया जाए तो क्यों नहीं सीखेगा वो? तो ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।